तो घोषणा पत्र और वचन पत्र ये दोनों की जंग है, यहाँ बीजेपी कांग्रेस की जंग नहीं है। लाडली बहना के कारण बीजेपी मजबूत स्थिति में आ गई और 50-50 का चांस बन गए। समीकरण अभी दिख रहे हैं, उसमें कोई किसी से कम नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं दिखता। ऐसी छोटी मोटी पार्टियां जो आती है, आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पर कहीं नामो निशान नहीं। इस मालवा निमाड़ में अपनी सीटें बढ़ाएगा, उस सीधे तौर पर प्रदेश की सत्ता पे काबिज होगा। जब जमीन का अधिकार दूंगा तो फिर ये 3,500 लोगों के पट्टे क्यों निरस्त हुए? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेज हो गई है। तापमान घटने की बजाय मध्य प्रदेश में बढ़ने लगा है। बढ़ेगा ही भाई। यहाँ पर नेताओं और राजनेताओं की जो आवाजाही है वो तेज हो गई है और इसी के चलते चलते गर्मी भी बढ़ गई है। लेकिन ये गर्मी बढ़कर आखिर किसे फायदा करेगी, किसे नुकसान पहुंचाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जनता ने तय कर लिया है। धार विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और पूरे धार जिले के बारे में हम आज कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। ये धार जिले के बुद्धिजीवी हैं जो आज हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि इस पूरे जिले का समीकरण क्या कहता है और मध्य प्रदेश का समीकरण क्या कहता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसकी सरकार बनेगी। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? आशीष बसु। आशीष जी, क्या लगता है इस बार किसकी सत्ता होगी? इस बार मतदाता तो मौन है, पर परिस्थिति जो है कहीं न कहीं बदलाव चाहता है मतदाता, पर बोल नहीं रहा है। अभी वैसा चुनाव चढ़ा भी नहीं है। आप बोल रहे हैं गर्मी बढ़ी है, पर हमको ऐसा धार जिले में चुनावी गर्मी लग नहीं रही है। आपको धार जिले में चुनावी गर्मी नहीं लग रही? अगर मैं यहाँ की 7 विधानसभा सीटों की बात करूँ, जिन विधानसभाओं पर मैंने अभी तक यात्रा की है, अपनी चुनावी यात्रा की है, मुझे लगता है नतीजे साफ हैं। नहीं, पूर्व का विचार करें तो 7 में से 5 कांग्रेस के पास रही है। उसमें बदलाव आएगा। हाँ। आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें लाएगी या और ख़त्म हो जाएंगी? ख़त्म तो नहीं होगी, इतनी बड़ी पार्टी है और उनके पास सबसे बड़ा जो बेस है वो राष्ट्रवाद है और भारत की जनता राष्ट्रवाद को छोड़कर तो कहीं ना कहीं किसी तरफ जाएगी नहीं। पर कुछ स्थानीय मुद्दे रहते हैं, मतदाताओं की अपनी कुछ परेशानियां रहती है, कुछ नाराज़गी भी रहती है। वो मतदान के समय वो व्यक्त करता है, बोलता नहीं है। उसके पास एक अधिकार दे रखा है निर्वाचन आयोग ने। 5 वर्ष में वो अपने मन की जो भी उसको लगता है वो बटन दबा के उसको पूरी करता है। मतदाता के पास एक अधिकार है और हम इसीलिए बार बार अपने जितने भी दर्शक हैं उनसे कहते हैं कि अपने मत का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। वो छुट्टी का दिन नहीं होता कि आप कहीं घूमने चले जाएं, बल्कि वो दिन होता है अपने कर्तव्य को पूरा करने का। इन्होंने कहा कि मतदाता जो है वो मौन है, लेकिन वो शायद परिवर्तन भी चाहता है। क्या आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में एक बड़ा रीज़न होगा इस बार? ऐसे हालात अभी कुछ दिन पहले तक थे, जब ऐसा लग रहा था कि जो मौजूदा सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराज़गी है और जनता बदलाव की स्थिति में आ गई है। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की जो गति थी प्रचार की और कांग्रेस की जो जिस तरीके से कांग्रेस को आगे ऊर्जा थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई और बीजेपी जो है वो संगठित होकर आई। बीजेपी ने अपना फेस मास्क मोदी को बनाया है। एमपी में मन में मोदी, इस तरह का उन्होंने एक स्लोगन दिया। मोदी का कहीं ना कहीं पब्लिक से जुड़ाव है। इसके बावजूद भी इस संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। अभी भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि जो घोषणा पत्र सरकारों के बने हुए हैं पार्टियों के, लोग मतदान अब उस आधार पर करेंगे। यदि मैं कोई कर्मचारी है और अगर वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और वो भारतीय जनता पार्टी को परंपरागत रूप से वोट करता है, लेकिन यदि वो 2014 के बाद आया है और वो ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे से बाहर है, तो उसके बच्चे को भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए उसको ये तय करना पड़ेगा कि मेरे को किसके साथ जाना है। उसको लगता है कि मेरे को कांग्रेस आती है और मेरे को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी, तो वो उसके साथ जाएगा। इसी तरह कई लोगों को लाडली बहना योजना का लाभ मिला है। महिलाओं को घर बैठे जो है 50-100 रुपये की बचत नहीं कर पाती थी, सीधे उनके खाते में 1250 आ रहे हैं। वो महिलाएं ये विचार करेगी कि नहीं यार, ये सरकार मेरे को साल भर में जो है 5 साल के अंदर 60,000 देती है, अगर मैं उसको बैंक में रखूँगी तो मेरा 1 लाख रुपये होगा, मैं लखपति बनने वाली हूँ, तो वो उस हिसाब से वोट करेगी। तो घोषणा पत्र और वचन पत्र ये दोनों की जंग है, यहाँ बीजेपी कांग्रेस की जंग नहीं है। और कहीं ना कहीं कमलनाथ वर्सेस मोदी का मुकाबला है और मोदी का चेहरा बहुत बड़ा है। जब बात मोदी की होती है तो बात राम मंदिर की कैसे ना हो। आपका शुभ नाम? दिनेश सोनवानिया। दिनेश जी, क्या लगता है आपको राम मंदिर का मुद्दा? राम मंदिर का जल्द ही जो है वहाँ पर रामलला पधारने वाले हैं मंदिर में। एक बहुत बड़ा वादा जो किया था केंद्र सरकार में आने के लिए, भी आप इधर आ जाइए ताकि हमारे दर्शक आपको ठीक ढंग से देख सकें। तो एक बहुत बड़ा जो वादा है वो किया गया था
कि अगर मंदिर वहीं बनाएंगे, हम कसम राम की खाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, और आखिरकार उन्होंने 2024 के पहले वो मंदिर बना दिया, तो क्या ये राम मंदिर विधानसभा चुनावों पर भी असर डालेगा? क्योंकि लोकसभा पे तो तय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो देश से वादे किए थे, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो जो वादे किए थे, धारा 370 हो, राम मंदिर हो, और अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जो बाकी है, तो ऐसे बहुत सारे वादे किए थे। तो जो दो वादे जो बहुत बड़े थे, 370 और राम मंदिर, तो राम मंदिर बन गया है, बहुत बड़ी बात है, और अब तो उद्घाटन की तैयारी है। तो रामलला तो पधारने वाले, तो इसका पूरा इफेक्ट रहेगा कि राम मंदिर बनना है ना, देश का सबसे बड़ा मुद्दा था। तो राम मंदिर के जरिए जो है मोदी जी को, मतलब जो है केंद्र सरकार में तो वापस से जगह मिलना है। लेकिन राज्य पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हम अभी धार विधानसभा में खड़े हैं और मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ कि धार में भोजशाला एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करती थी एक समय पहले। हालांकि आज वो मुद्दा नहीं है, आज लड़ाई का विषय भी नहीं है, लेकिन क्या यहाँ के लोग अब राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे? नहीं, भोजशाला की अगर बात की जाए तो भाजपा ने जो सत्ता हासिल भोजशाला के दम पे की थी, यहाँ तक कि आसपास के क्षेत्रों को भी जो है भोजशाला के दम पर ही जो है जीता गया था। दिग्विजय सिंह की सरकार गिराई गई थी, तो भोजशाला मुद्दा उस समय था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को छोड़ दिया। माता जी की जो मूर्ति बिठाने की बात की थी, तो आज सरकार केंद्र में है, अगर प्रयास करें तो केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर मूर्ति ला सकते थे। लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं ये तो छल किया गया है कि वहाँ भोजशाला को मुद्दा बनाकर चुनाव तो जीत लिया, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पर मूर्ति स्थापना के लिए आज भी कोई प्रयास नहीं किए गए। जबकि ब्रिटेन की सरकार लंदन के म्यूजियम में जब मूर्ति रखी हुई है, तो बताया गया है कि वहाँ की सरकार ने भी सरकार को कहा है कि अगर आप स्थापित करें तो हम मूर्ति देने को तैयार हैं, लेकिन प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार जो राम मंदिर के मुद्दे को भी लोग ध्यान में रख रहे हैं। तो आज की तारीख में अगर राज्य सरकार के राज्य के चुनाव की देखा जाए और धार विधानसभा देखा जाए, तो यहाँ की स्थितियाँ कांटे की टक्कर है। अभी तक जो है सरकार की स्थिति गड़बड़ थी, जो सरकार वर्तमान है दिक्कत थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो 50-50 के चांस में अभी तो दिखती नजर आ रही है। अभी और कुछ दिन बाकी है। तो डैमेज कंट्रोल तो काफी अच्छा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? आशीष यादव। आशीष जी, आपको लगता है क्या कि डैमेज कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन सत्ता में भी आ जाएगी? और अगर हम बात करें धार जिले की, तो यहाँ पे जो 7 सीटें आती हैं, उन 7 सीटों का समीकरण क्या बैठेगा? अभी समीकरण बैठ रहा है करीबन पुराने सरकार की जो नीति रीति है केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की, उसको देखते हुए ये लगता है कि जो बीजेपी सरकार ने काम कराया है उसको लेकर जनता संतुष्ट है, और इस बार करीबन मान के चलो कि 5 सीटें बीजेपी की यहाँ आ सकती है। आपको लगता है कि 5 सीटें आ सकती? वो कौन सी 5 सीटें हैं जो बीजेपी जीत सकती है? वो तो जनता तय करेगी, बाकी 5 सीट लगभग आएगी। आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। 5 सीटें, इनमें से इनके अलावा और किसको लगता है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी धार जिले से जीत सकती है? आपको लगता है ऐसा कि धार जिले से 5 सीटें निकालेगी बीजेपी? बिल्कुल जीत सकती है, संभव तो नहीं है, पहले ही 5 सीटें जीती हैं। और इस बार जो लाडली बहना वाली योजना चली, उससे महिला का बड़ा वर्ग है कि जो भाजपा में खुलकर मतदान करने की बात कर रही है महिलाएं। आपका शुभ नाम जानना चाहते हैं? संजय वाजपेयी। संजय जी, जी। तो संजय जी, महिलाएं क्या सिर्फ लाडली बहना जो मास्टर स्ट्रोक था एक शिवराज सिंह चौहान का, वो मास्टर स्ट्रोक उन्हें जीत दिला देगा और सत्ता में वापस ले आएगा? बिल्कुल, एक बड़ा वोट बैंक उसके उधर पलटा है। और बीजेपी अभी तक जो बीजेपी की स्थिति कमजोर बताई जा रही थी, लाडली बहना के कारण बीजेपी मजबूत स्थिति में आ गई और 50-50 का चांस बन गए। जब हमने मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा शुरू की थी, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि सर्वे के हिसाब से कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन धीरे धीरे वो टक्कर जो है वो कांटे की होती चली गई और भारतीय जनता पार्टी ने अपना डैमेज कंट्रोल किया, कई दिग्गजों को उन्होंने मैदान में उतारा है और उन सीटों पर जो कि भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोर सीटें थी, वहाँ पर मजबूती के साथ एक बार फिर से वापसी की है। आपका शुभ नाम? मनीष देवड़ा। मनीष जी, आपको लगता है कि इस तरह का जो डैमेज कंट्रोल है उससे शिवराज सिंह चौहान वापस लौट कर आएंगे? क्योंकि अभी तो सवाल यही है कि शिवराज सिंह चौहान लौट कर भी आएंगे या वो कहीं और ही चले जाएंगे? देखिए, डैमेज कंट्रोल की जो बात है वो धार जिले में आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाकी जो विधानसभा हैं वहाँ पर तो डैमेज कंट्रोल हुआ है, लेकिन धार में भाजपा डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई है, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश के बड़े नेता शामिल है कैलाश विजयवर्गीय, उन्हीं के कंधों पर थी। लेकिन वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँच पाए और यहाँ पे अभी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजीव यादव चुनाव मैदान में है, जो कि भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो वीडी शर्मा ने हर जगह पर अपने जो भी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी खड़े हुए थे निर्दलीय, उन्हें बोल दिया है और वो उनकी बात मानकर बैठ भी गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रत्याशी है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अभी नंबर 1 पर चल रही है लोगों की पसंद में, दूसरे नंबर पर राजीव यादव चल रहे हैं और तीसरे नंबर पर यहाँ की विधायक का नाम आता है। अब ये जो चीज़ें हैं वो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन जो समीकरण अभी दिख रहे हैं
उसमें कोई किसी से कम नहीं दिख रहा है यहाँ पर। कोई किसी से कम नहीं दिख रहा है। क्या लगता है राजीव यादव भारतीय जनता पार्टी को डैमेज देंगे? नुकसान तो होगा। अभी तो ऐसा वातावरण तो ऐसा है, पर जो भाजपा का मतदाता है वो केवल एक प्रदेश की सरकार, इस बार प्रदेश की सरकार बनाने के लिए ही केवल मतदान नहीं करेगा, वो एक राज्यसभा का मतदाता चुनकर भेजने के लिए है। क्योंकि जो एक विचार है कि देश में ये कानून बनना चाहिए, तो लोकसभा तो सीधी दिख रही है कि भाजपा लोकसभा में तो फिर से जीत जाएगी, पर कहीं ना कहीं राज्यसभा में कानून बनता है तो अड़ंगा डलता है। जो मेरा व्यक्तिगत है तो मैं चाहता हूँ कि देश में एक जैसा कानून होना चाहिए, हिंदुओं को वही अधिकार मिलना चाहिए जो मुसलमानों को मिले। तो समान नागरिक संहिता लाना है तो केवल मेरे सोचने से नहीं होगा, मेरा एक मत डालना पड़ेगा। मैं उस मत, मेरा एक मत उस राज्यसभा में जाने वाला जो मत है उस मतदाता को मैं चुनकर भेजने वाला हूँ। तो मैं तो वही सोचूंगा कि इस देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, सीए का कानून पूरी तरह से लागू होना चाहिए। तो यदि मत देने की बारी आएगी तो मैं बिल्कुल वही राज्यसभा के लिए जो मतदाता होगा वो मेरे मत से वो जाकर मेरा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के लिए मैं एक मतदाता चुनकर भेज दूँ, ये मैं चाहूँगा। ये आप चाहेंगे? जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि राज्यसभा को भी मजबूत बनाना है और हमारे कंधों पर यह भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो सरकार केंद्र में है, अगर वही सरकार आपके राज्य में है तो फर्क तो पड़ता है कि आपके राज्य का विकास कैसा हो। लेकिन क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी भी इस बार जो है अपना जोर आजमा रही है? 80 सीटों पर उन्होंने पहले तो 230 विधानसभा सीटों पर बात की थी कि हम उतारेंगे, लेकिन नहीं उतार सके और 80 सीटों पर सिमट कर रह गई हैं। ये 80 सीटें डैमेज करेंगी कांग्रेस या बीजेपी को? बिल्कुल नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। अगर मेन पार्टी बोले तो बीजेपी और कांग्रेस ही जो है यहाँ पर लीड करती, चुनाव लड़ती है। क्षेत्रीय पार्टियाँ जो दूसरी आती है उनको ऐसा स्थान यहाँ मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो वोटर हैं मध्य प्रदेश की बात करें, मालवा की बात करें, तो उनको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं दिखता। ऐसी छोटी मोटी पार्टियाँ जो आती है, आम आदमी पार्टी का जो यहाँ पर कहीं नामो निशान नहीं, वरना आगे उनको इस तरह की यहाँ पर उपलब्धि मिल सकती है। मध्य प्रदेश में इस तरह की जो पार्टियां हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसकी वजह क्या है? ऐसा जातीय समीकरण की वजह से है, या मध्य प्रदेश की जो विधानसभा 230 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग लोग तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी अभी जो कैंडिडेट तय कर रही है वो किसी न किसी पार्टी के नाराज या असंतुष्ट लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला है। कि अपनी आइडियोलॉजी से उसने अपना लीडर तैयार नहीं करा है जो जाकर वो उनकी बातों को रखे या वो रखे। अभी वक्ती तौर पर जो लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, जो नाराज़ है, तो वो आम आदमी पार्टी के पास जाते हैं, वो अपना वजूद बढ़ाने के लिए उनको अवसर दे रही है। ऐसे लोग चुनाव हारते हैं या जीतते हैं, अगर जीतते तो ठीक है, अगर हारते हैं तो आम आदमी पार्टी के साथ क्या जुड़े रहेंगे या वापस अपने पुराने दल में चले जाएंगे? तो जब तक आम आदमी पार्टी अपना यहाँ पर विचार स्थापित नहीं करेगी, अपने मुद्दे स्थापित नहीं करेगी, जिन विचारों के बल पर वो 2 राज्यों में काबिज हुई है, जब तक वो अपना नीचे कैडर तैयार नहीं करेगी तब तक आम आदमी पार्टी यहाँ पर स्थापित नहीं हो सकती है। जातिवाद जैसी कोई बात नहीं है, जातिवाद के आधार पर यहाँ पर कोई भी पार्टी स्थापित नहीं है। भाजपा भी जो है वो समग्रवाद के नाम पर है कि समग्र जो है समुदाय के बात पर है, कांग्रेस भी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर है। जातिवाद वाला यहाँ पर कोई विषय ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की 107 सीटें ऐसी है जहां अगड़े राज करते हैं और अगड़े डिसाइड करते हैं कि उन सीटों पर कौन जो है वो जीतेगा और कौन हारेगा? यही वजह है कि दोनों पार्टियां जब भी अपने प्रत्याशियों को चुनती है तो बहुत सोच समझ के चुनती है। आपने देखा भी होगा, जैसे दीमनी में उतरे हैं तो तीनों तोमर उतरे हैं, क्योंकि तोमर वर्सेस तोमर। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि इसी बीच अगर किसी पार्टी ने किसी ब्राह्मण को वहाँ पर टिकट दे दिया होता तो शायद वो जीत जाते। देखिए, ये बात सही है कि कोई भी राजनीतिक दल अब जब किसी प्रत्याशी को उतारता है तो वो अपनी योजनाओं और अपने कार्यों के अलावा इन बातों को भी ध्यान रखता है कि उस क्षेत्र के जातिगत समीकरण क्या है, जात है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। और इसी आधार पर राजनीतिक दलों की मजबूरियाँ हैं कि हम जात में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो जातिगत समीकरणों को आधार रखकर टिकट को देती है। तो अगड़े पिछड़े जैसा नहीं, जहाँ पर पिछड़े ज़्यादा हैं वहाँ पिछड़ों को दिया जा रहा है, जहाँ आदिवासी ज़्यादा है वहाँ आदिवासी नेतृत्व दिया जा रहा है। तो ये तो बाहुल्यता के आधार पर है, जातिगत आधार पर नहीं है। आपने इस बार एक चीज़ शायद ध्यान दी होगी कि मध्य प्रदेश में जो है वो, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस इस बार आदिवासियों पर ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने अभी आदिवासी की बात की, आदिवासी क्षेत्रों में ही उनका ज़्यादा जोर आजमा रही हैं, रोड शो कर रहे हैं। राहुल गांधी आते हैं तो आदिवासी क्षेत्रों में आते हैं, प्रियंका गांधी की भी जो रैलियाँ हुई है वो ज़्यादातर वहीं हुई है। इसकी क्या वजह होगी?
यहाँ मध्य प्रदेश में और इंदौर संभाग में 37 सीटें ऐसी है जो आदिवासी आरक्षित है, तो इसको लेके मेन बीजेपी कांग्रेस का फोकस यही रहता है कि आदिवासी सीटों को अपने पास रखा जाए। अगर आदिवासी सीटें आ गई तो इससे यही आदिवासी सीटें तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी और सीएम कौन बनेगा। और मुख्य कारण इसलिए यहाँ अभी प्रियंका गांधी की भी 2 सभाएं हो गई है, राहुल गांधी भी गए हैं, बड़े नेता अमित शाह भी आने वाले हैं, राज्यसभा बहुत सारे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। और मेन पॉइंट यही है कि आदिवासी सीटें ज़्यादा होने के कारण यहाँ दोनों पार्टी जितना चाहती है कि इन सीटों को हम जीत जाएंगे तो सीएम हमारा बन जाएगा। इतने बड़े बड़े दिग्गज पहली बार धार जिले में मुझे लगता है पधारे होंगे, गृह मंत्री का रोड शो, क्या वजह है? नहीं, इसके पहले भी इतने ही बड़े लीडर्स आए हैं यहाँ पर। राजनाथ सिंह जी ने भी राजवाड़ा में सभा ली थी यहाँ पे। प्रधानमंत्री आ चुके हैं पिछले विधानसभा चुनावों में। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पे आ चुके हैं, राहुल गांधी आ चुके हैं। ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो देश में अलग पहचान रखते हैं और यहाँ धार विधानसभा में आ चुके हैं। और धार विधानसभा की ये जो 7 सीटें हैं, ये सीटों का समीकरण जिसकी तरफ झुकता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता सत्ता पर? नहीं, सत्ता पर तो पड़ता है, मालवा निमाड़ का फर्क बहुत पड़ता है सत्ता पर। क्योंकि अच्छा, बात करते हैं मालवा और निमाड़ की, क्योंकि मालवा और निमाड़ में तो बहुत सारी सीटें आती है, इंदौर भी आती है, उज्जैन भी आता है आपका, ये हाँ 66 सीटें। उन 66 सीटों के समीकरण की बात करें तो फिर क्या लगता है, कौन आगे कौन पीछे? नहीं, यहाँ पे अभी इस चुनाव में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जो भी इस मालवा निमाड़ में अपनी सीटें बढ़ाएगा उस सीधे तौर पर प्रदेश की सत्ता पे काबिज होगा। ऐसा कैसे? अगर हम बात करें चंबल की, बुंदेलखंड की, फिर नहीं, उधर सीटों की संख्या कम है। आप पिछले 3 चुनाव उठा के देंगे तो भाजपा ने 2013 में यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की थी, इसलिए उनकी आसानी से यहाँ पे सरकार बनी। 18 में कांग्रेस ने यहाँ पे बढ़त बनाई और वो सत्ता में आए हैं। तो अगर एक बार फिर से किसी भी पार्टी को सत्ता में आना है तो उसे मालवा का दिल जीतना होगा, मालवा और निमाड़ का दिल जीतना होगा। वो क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तो खैर बात ही नहीं कर रही है इस मुद्दे पर, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी जो हैं वो चीख चीख के कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, लेकिन जब मध्य प्रदेश आते हैं तो वो ये बात नहीं कह पाते, उसकी वजह? राहुल गांधी जी को पहली बात तो क्या है कि स्क्रिप्ट जो लिख के दी जाती है वो बोलते हैं, तो जो मुद्दे लिख के देते हैं वो बोलते हैं, और बोलते बोलते भी वो जो विषय पे रहते हैं, सब्जेक्ट पे रहते हैं, वहाँ से वो भटक जाते हैं। तो जो उनको बताया गया वो तो कोई बोल नहीं पाते हैं, इसलिए वो चीख के चिल्लाया क्यों भी चिल्लाए, उनके चिल्लाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यहाँ अभी उनकी बहन की, प्रियंका गांधी की भी सभा हुई है, तो वो भी एक हंसी का पात्र बन गए थे। एक छोटा सा एक वक्तव्य उनके मुंह से निकल गया था, तो उनके बोलने से कोई यहाँ फ़र्क नहीं। कमलनाथ जी की उम्र? हाँ, कमलनाथ जी की उम्र पूछी थी और यहाँ पे उनने महापुरुष बोल दिया था उनकी दादी को। हाँ। तो उस कारण से ऐसी बातें ये तो होती रहती है, और लेकिन उनके सभाओं से भी यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ पे कि कोई भी दिक्कत आ जाए सब फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क कैसे पड़ता है यहाँ की राजनीति पर? स्थानीय मुद्दों महत्वपूर्ण है, यहाँ के जो स्थानीय समस्याएं मुद्दे उनको उससे फर्क पड़ता है। बाकी कोई बड़े नेता आम सभा करते हैं उससे कोई मतदाता अपना मन नहीं बदलता है। तो स्थानीय मुद्दे क्या हैं? वो बड़े मुद्दे जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से किसी एक को यहाँ की जनता चुनेगी। स्थानीय मुद्दों में जैसे सड़क है, पानी है, बिजली, स्थानीय मुद्दे होते हैं, रोजगार है, इसको लेकर ही यहाँ के जो मतदाता हैं विधानसभा चुनाव में मतदान करती है। राज्यसभा जो लोकसभा होते हैं उसमें जरूर राष्ट्रवादी मुद्दे होते हैं, लेकिन विधानसभा में स्थानीय मुद्दे होते हैं। तो यानी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवाद के नाम पर वोट नहीं डलने वाले, स्थानीय मुद्दों पर ही विधानसभा चुनाव होगा। तो स्थानीय मुद्दों में अभी जब हमने जनता से जाना तो जनता तो अपनी विधायक से काफ़ी नाराज़ हैं, और उनका कहना है कि उनकी जो विधायक है वो उनकी बात सुनती नहीं है, उनके पास आती नहीं है। तो लगता है परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, नाराज़गी किस लेवल पर है। यदि एक गांव से नाराज़गी शुरू हुई है तो हो सकता है उस गांव के लोग नाराज़ हो सकता है नज़दीक के लोग विधायक से संतुष्ट हो। सवाल ये नहीं है, सवाल आपका ये होना चाहिए कि भाई विधायक ने 15 साल विधायक रही हैं, आखिर क्या ये स्थितियां हैं कि उनको वापस जो है वो फेस करना पड़ रहा है, कहाँ पर कमियां रह गई है। क्योंकि विकास को लेकर एक विषय सीधा क्लियर है कि कोई भी सरकार आती है वो विकास करती है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में आरोप लगाते हैं कि इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने विकास नहीं किया, लेकिन बात विकास की प्राथमिकताओं की है। आप क्या विकास थोप रहे हैं
या विकास की जो आवश्यकता है, प्राथमिकता है उस क्षेत्र की, आप उसके आधार पे वोट कर आप रहे हैं। जब ये एक बात छोटा कर रहे हैं, सा मैं आपकी आप बात जब पे ये टूटना बात हूँ। कर रहे हैं, मैं माफ कीजिए मुझे, मैं जी। बहुत छोटी हूँ आपसे, लेकिन मैं आपसे और आपके इस क्षेत्र की भी नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ के क्षेत्र का दौरा किया है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, जब आपने बोला कि सभी विकास करते हैं, विकास ज़रूरी है, आप विकास थोप रहे हैं, विकास ज़रूरी है ये आप मानते हैं, लेकिन विकास में सबसे पहले क्या आता है? शिक्षा और स्वास्थ्य। मैंने धार में कई ऐसे मैं धार विधानसभा की बात करती हूँ, मैंने कई ऐसे गांव देखे हैं जहां पर स्कूल बंद हैं, ऊपर से सरिये लटक रहे हैं, बच्चे वहां बैठकर पढ़ नहीं सकते, अंदर भूसा भरा हुआ है। ये विकास है आपके मध्य प्रदेश के धार का? अब ये देखिए कि यहाँ पर अगर स्कूल में ताला लटका है, इसमें विधायक वाला कहाँ मुद्दा आ गया? ये प्रशासनिक प्रबंधन की कमजोरियां हैं। जो जिले में एक अधिकारी होता है, जो ब्लॉक अधिकारी होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जाकर मॉनिटरिंग करे, इन व्यवस्थाओं पे निगरानी रखे। विधायक जो होते हैं उनके कर्तव्य ये होते हैं कि अपने क्षेत्र की यदि कोई ऐसी ज़रूरत है जिसको लेकर विधानसभा में मांग उठाई जाए और हम उसको लेकर बात करें, तो वहाँ तो पर उनके क्षेत्र का विकास, उनसे जब लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे घर तक पानी नहीं पहुँच रहा, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए वो ये कह के निकल सकती है कि मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, तुम सड़क वगैरह भुगतो। विधायक के अधिकार क्षेत्र में है। बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना तो विधायक के अधिकार क्षेत्र में है। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि बात है प्राथमिकता की, कि आप किस प्राथमिकता पे विकास कर रहे हैं। विधायक की यहाँ पर मैं विधायक जी के बारे में बताऊंगा कि हमारे ये ठीक आपके इस अपना जहाँ कार्यक्रम हो रहा है इसके ठीक पीछे एक मायापुरी कॉलोनी बस्ती है। ये पट्टों पे पट्टे देकर इंदिरा गांधी और इसकी सरकार के अंदर, कांग्रेस सरकार के अंदर इस पट्टों देकर कॉलोनी बसाई गई। हर बारिश के अंदर पिछले 20 साल से इस बस्ती का एक बड़ा भाग डूब जाता है। लोगों का सामान गृहस्थी का आ जाता है, घर में घुटने घुटने तक पैर भर जाते हैं। 20 साल में आप वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे पाए हैं, जबकि कुछ 1-1.5 करोड़ रुपए में वो हो जाएगा, लेकिन आपने 2 करोड़ का गार्डन बनाया। इसमें मजबूरियाँ ये है कि गार्डन निकलेगा, गार्डन बन जाएगा तो 1 लाख लोग शहर के देखेंगे, बोले अरे विकास हुआ है, और वहाँ पे 1200 लोग रहते हैं, तो हमारी प्राथमिकता 1 लाख वोट पर है। क्या होता है कि आपके विकास का जो दायरा है करने का, वो वोटर टारगेटिव है। मेरे वादे पे टारगेट करके मैं वो नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम जब बात करते हैं कि यार आप बोलते हैं कि राम मंदिर, हम राम मंदिर को लगातार सब जगह इसलिए बोल रहे हैं कि एक तो राम श्री आस्था, सबकी आस्था का केंद्र, आपकी हमारी पूरे देश की आस्था का केंद्र है, पर क्या राज्य के चुनाव में राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे जा सकते हैं? अगर आप बोलते हो कि नहीं यार हमने धार्मिक के आधार पर ये वादा करा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे धार के राजवाड़े पे एक मंदिर है, श्री गणेश मंदिर, शासन संधारित मंदिर है, उसमें आग लगे 5 साल हो गए। 2 करोड़ रुपये का उसका प्रोजेक्ट है। सरकार ने उस मंदिर को बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए नहीं दिए 5 साल में। धार जिले के अंदर 1250 सरकार संधारित मंदिर है जो अधिकांश जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहाँ पर जाकर एक भी मंदिर के लिए आप जो है बहुत दिक्कतों के बाद पैसा देते हैं। बदनावर में मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गाँव कुछ पैसा लाए हैं सरकार से, लेकिन यहाँ पर एमएलए उसको लेकर पैसा नहीं ले पाई है। आपकी अगर आप धर्म की बात करते हैं, आप सनातन की बात करते हैं, तो आपकी प्राथमिकता पर ये गणेश मंदिर भी होना चाहिए। लेकिन गणेश मंदिर जो है वो राजवाड़ा या आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा, पूरे वोटर को नहीं करेगा, इसलिए हम ध्यान नहीं देते हैं। तो उद्यान या स्विमिंग पूल इस धार की प्राथमिकता नहीं है। धार की आवश्यकता है उद्यान और वो स्विमिंग पूल आवश्यकता है, पर प्राथमिकता जो है ऐसे बुनियादी काम है जिन पर काम होना चाहिए। अभी धार में शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने भाषण में कहा कि जो जहाँ रहता है उसको उस ज़मीन का अधिकार दिया जाएगा। पट्टों का सर्वे हुआ, धार में 324 लोगों को पट्टे दिए गए, 1600 से अधिक लोगों के पट्टों के आवेदन जो है वो निरस्त कर दिए गए। कमोबेश ये स्थिति 2000 परिवारों की पीथमपुर में है। जब आपका सीएम वहाँ से कहते हैं, आपकी पार्टी के सीएम की जो जहाँ रहता है मैं उस ज़मीन का अधिकार दूंगा, तो फिर ये 3500 लोगों के पट्टे क्यों निरस्त हुए? क्या विधायक का कर्तव्य नहीं है कि वो 3500 लोगों के पट्टे दिलवाने के लिए कहीं वहाँ पर नियम आड़े हैं तो नियम की शिथिलता करवाए? तो प्राथमिकता की बात है कि विधायक की प्राथमिकता क्या है, विधायक को क्या करना चाहिए। मायापुरी की बस्तियां डूबती है तो आपकी प्राथमिकता वहाँ ड्रेनेज सिस्टम की होना है। फिर भी मायापुरी के लोगों का मतलब एक बड़ा दिल वाले लोग हैं कि हर बारिश में डूबते हैं, पर वहाँ पर वोटिंग सपोर्टिव बीजेपी है, यही पब्लिक है, इसलिए नेता भी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा साथ है, समझा लेंगे कभी भी। सबका साथ सबका विश्वास, मायापुरी की ये जनता इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, हम अभी ये कुछ भी बता नहीं सकते। लेकिन बहरहाल मध्य प्रदेश की जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। विकास के मुद्दे को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है और दिग्विजय सिंह का चेहरा दिखा दिखा कर डरा रही है, कह रही है कि अगर ऐसे गर्त में डूबना नहीं चाहते तो कांग्रेस को वोट मत देना। भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी और कांग्रेस
कांग्रेस के पास एक चेहरा है कमलनाथ। कमलनाथ वर्सेस नरेंद्र मोदी का ये महासंग्राम मध्य प्रदेश में किसे ताज दिलाएगा, किसे राज दिलाएगा और किसे हार दिलाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कौन नेता क्या कहता है, उसके बयान के पीछे की हकीकत क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।